दो एरेज पे अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कराते हैं तो वो उसके ऊपर एक ब्रॉडकास्ट ऑपरेशन चलाता है ना, जिसके थ्रू आपका जो डेटा होता है, जो एरेज होते हैं, उसको मल्टीपल डायमेंशन में क्रिएट किया जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ये सारे ऑपरेशंस तो वैसे ही, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, मॉड, पावर। अच्छा, एक ऑपरेशन है जिसको बोलते हैं डॉट ऑपरेशन। डॉट ऑपरेशन की हेल्प से आप क्या करते हो, मल्टीप्लिकेशन करते हैं। जैसे मल्टीप्लिकेशन दो तरह के होते हैं। एक मल्टीप्लिकेशन होता है एरेज के अंदर एलिमेंट टू एलिमेंट मल्टीप्लिकेशन, एक होता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन देखा कैसा होता है, रोज एंड कॉलम के बीच में जो ऑपरेशन होता है। अगर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपको करनी है, इस टाइप के ऑपरेशंस होते हैं जैसे ये, ठीक है। तो इसमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, ये जो पहला वाला आपका रो है, इस रो को इसके कॉलम के साथ में मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो a इंटू ई और b इंटू जी का प्लस, ठीक है। फिर दूसरे वाले में a इंटू एफ, ठीक है, और b इंटू एच। तो ये रो इस दोनों कॉलम के साथ में मल्टीप्लाई होगी। फिर अगेन ये वाली जो रो है वो इसके साथ में मल्टीप्लाई होगी, ये वाली रो फिर इसके साथ में मल्टीप्लाई होगी। इसको बोला जाता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। और इस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को अगर आपने यहाँ पे करना है तो आप उसके लिए एरेज जो बनाएंगे उसमें पहले तो कंडीशन होनी चाहिए। कंडीशन ये है कि पहले एरे का जो नंबर ऑफ कॉलम्स है वो दूसरे एरे के नंबर ऑफ रो से मैच करना चाहिए, तभी ऑपरेशन आपका हो सकता है। समझ आए, पहले एरे का नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरे एरे के नंबर ऑफ रो से मैच करना चाहिए। तो अगर मैंने कोई एरे लिखा, np डॉट एरे, इसके अंदर मैंने एक 2D एरे क्रिएट कर दिया जो कि 2x3 का है, ठीक है। ये कितने का है, 2x3 का शेप है इसका, इस एरे का। तो दूसरे एरे का शेप क्या होना चाहिए, दूसरे एरे का शेप कैसा होना चाहिए, तो दूसरे एरे में नंबर ऑफ रो 3 होना चाहिए। कॉलम कितने भी हो जाए चलेगा, लेकिन नंबर ऑफ रो 3 होने चाहिए, ठीक है। तभी वो आपके डॉट ऑपरेशन को परफॉर्म करा सकता है। तो इसलिए हमने इसमें क्या किया, अब इसको 3/2 का कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने दिया 4 3 कमा 9 5 कमा 8 4। इसका शेप क्या है, तो इसका शेप है 3/2। इसका शेप क्या है, 2/3, ठीक है। अब इसमें नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, तो नंबर ऑफ कॉलम है 3। इसमें नंबर ऑफ रो कितने हैं, इसमें नंबर ऑफ रो है 3। 3 और 3 मैच कर गया। नाउ यू कैन ऑपरेट दिस। तो डॉट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए आप लगाते हैं A1 डॉट A2, ऐसे लगाएंगे, ठीक है। जब ये ऑपरेशन आप रन करेंगे, ऊपर मॉड्यूल को पहले इंपोर्ट कर लो, तो आप देखोगे आपको आउटपुट मिल रहा है, ठीक है। समझ आया, ट्राई करो इसको। चश्मा तो ठीक करता है ना, ठीक नहीं करता, मतलब आई साइड ठीक नहीं होती। कहाँ रुकता है वो, तो चेंज कराना ही पड़ता है 2-3 साल में, तो नंबर बढ़े। हाँ
कब तक? नहीं, ऐसा नहीं होता ना, फिर तो बढ़ता ही है। मेरे घर में जैसे, तो घर में कई लोग चश्मा लगाते हैं तो उनका 0.5 से 1 हो गया, 1 से 1.5 हो गया, तो बढ़ ही रहा है वो। ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि कम लगाते हैं, है ना, कम लगाने से वो हो सकता है कि बढ़ जाता है। हाँ, वैसा ही है मेरे यहाँ। तो क्या लगाना चाहिए? फिर तो और नहीं, तो आंखों को तो और जोर लगाना पड़ता है ना। इसमें आपके आई साइट को सुधारने के लिए चश्मा लगाएगा ना, तो अगर आप नहीं लगाते हैं तो आपके जो आंखों की साइट है वो ही कमज़ोर होती रहेगी और ज़्यादा। उसको और वो लगाना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा किसी चीज़ को देखने के लिए। जब तक आप कोई चीज़ इजीली देख पाते हैं या सुन पाते हैं तब तक सही है, ठीक है। लेकिन जैसे उसमें कोई चीज़ में फोर्स लगना स्टार्ट हो जाता है, वहाँ पे आपकी चीज़ें ख़राब हो जाती है। आपके नर्व सिस्टम उसी तरीके से काम करता है। अगर ब्लड, अब फोर्स लगाने का मतलब होता है ब्लड सर्कुलेशन। आपके ब्लड सर्कुलेशन जहाँ बढ़ गए वहाँ पे आपकी चीज़ें ख़राब हो गई, ठीक है। चाहे आप, जैसे मैं कोई बात बोल रहा हूँ और आप इजीली नहीं सुन पा रहे, आप सुनने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत मतलब धीरे बोला जा रहा है, कोई चीज़ सुनने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब आपका ब्लड सर्कुलेशन आपके कान की साइड बढ़ेगा, और बढ़ेगा तो आपका कान जल्दी ख़राब होगा। सेम आँखों के साथ भी यही है। आँखों के नर्व में जैसे ही आपकी ब्लड सर्कुलेशन बढ़ती है किसी चीज़ को फोर्स लगाने के लिए, देखने के लिए, जो चीज़ आप नहीं देख पा रहे उसी को भी देखने की कोशिश कर रहे हो, जो इजीली नहीं दिख रही है आपको, आँख खराब होगा। मैं स्क्रीन यूज़ करता हूँ 12 घंटे, लेकिन मैं चश्मा नहीं लगाता। मैं फोर्स नहीं करता, ब्राइटनेस उतनी ही रखता हूँ जितने में दिख सके, ना कम करता हूँ ना ज़्यादा करता हूँ, ठीक है। ये रीज़न होते हैं आपके, उससे इंटरनली चीज़ों से जुड़े होते हैं सब कुछ। आवाज़ फ़ोन की उतनी ही रखो जितने में आप सुन सको, कम आवाज़ पे कभी कोई चीज़ नहीं सुननी चाहिए, कोशिश भी नहीं करनी चाहिए कि मुझे सुनाई दे, ठीक है। क्या नहीं चला? आउटपुट कोलैप्स्ड, कोलैप्स कैसे हो गया? np.array237 ठीक है, ओके। यहाँ तक डॉट ऑपरेशन इज डन। बाकी जितने ऑपरेशन हैं आपको ऊपर दिख रहे हैं वो एलिमेंट टू एलिमेंट काम करते हैं। एलिमेंट टू एलिमेंट का मतलब है एक एलिमेंट जो पहले मिला, दूसरे एरे में जो एलिमेंट मिला उसके साथ में वो डॉट, वो ऑपरेशन करेगा। लेकिन डॉट ऑपरेशन एलिमेंट टू एलिमेंट नहीं होता है, ठीक है। क्या आ गया? अरे np नॉट डिफाइंड, तो ऊपर जाके इसको रन करो ना, इस कोड सेल को। इंपोर्ट नहीं हुआ होगा, वो कल का चला हुआ है ना, तो इस पहले इस ब्लॉक को रन करा दो, फिर उसको रन करा दो। ठीक है। नेक्स्ट ऑपरेशन है आपका रिलेशनल ऑपरेटर, जिसमें कि आप अपने एरेज के बीच में रिलेशन डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो रिलेशन के लिए वही लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, ये सारे ऑपरेशंस आप चला सकते हो। जो दो एरे हैं, दो एरे के बीच में आपको रिलेशन चेक करनी है। अभी जैसे A1 और A2, क्या इस पे रिलेशन हमें दिख जाएगा? नहीं, एक तो शेप डिफरेंट है, शेप सेम होगा तो रिलेशन आप देख सकते हैं। जैसे ये कल का ये डेटा है, एरे 1 और एरे 2, इनके बीच में हमें चेक करना है एरे 1 ग्रेटर देन एरे 2। तो जहाँ जहाँ पे आपके डेटा एरे 1 की वैल्यू एरे 2 से ज़्यादा है वहाँ पे आपको ट्रू मिल जाएगा, जहाँ नहीं है वहाँ फॉल्स मिल जाएगा। सिंपली मतलब ये आपको रिटर्न करता है एक बूलियन एरे, है ना, ये आपको रिटर्न करता है एक बूलियन एरे वेयर ऑल द वैल्यूज आर बूलियन, ठीक
ठीक है। तो जिस पॉइंट पे आपकी वैल्यू एरे 1 की वैल्यू एरे 2 से ज़्यादा हुई वहाँ ट्रू, नहीं तो फॉल्स, राइट। सेम बाकी ऑपरेशंस भी ऐसे ही चलते हैं। एरे 1 लेस देन एरे 2, ठीक है। एरे 1 इक्वल टू एरे 2, एरे 1 नॉट इक्वल टू एरे 2। सेम वही ऑपरेशंस है जो आप नॉर्मली वैल्यू पे ट्राई करते हैं, यहाँ पे आप एरे पे चला रहे हैं, राइट। ठीक है, चलिए ये तो हो गया आपके अर्थमेटिक और रिलेशनल ऑपरेटर। अब आप यूज करने वाले हैं एग्रीगेशन फंक्शन। एग्रीगेशन फंक्शन, एग्रीगेशन फंक्शन जो एग्रीगेट ऑपरेशन करके आपको देता है। जैसे सम एग्रीगेट ऑपरेशन है, जैसे प्रोडक्ट एग्रीगेशन ऑपरेशन है, मैक्स मीन, ठीक है। मिन, पहले मिन लिखो फिर मीन लिखो, राइट। मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, ठीक है। यूनिक, ARG मैक्स, ARG मीन, ये सभी एग्रीगेट फंक्शंस हैं। तो बेसिकली इनका काम है आपके एक एरे के अंदर जो ऑपरेशन हो सकता है, एक सिंगल एरे के अंदर, वो ऑपरेशंस आप इनसे कर सकते हो। जैसे एक सिंगल जो आपको एरे मिली है उसके अंदर जितने एलिमेंट है उनको सम करना है, एक सिंगल एरे के अंदर जितने एलिमेंट है उनको प्रोडक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, एक सिंगल एरे के अंदर मैक्स वैल्यू निकालना है, मिनिमम वैल्यू निकालना है, मीन वैल्यू निकालना है, मीडियन, ये सब एग्रीगेट है। ठीक है, समझ आया? सर एक बेसिक डाउट था, मतलब एरे से रिलेटेड नहीं, पाइथन से रिलेटेड। आपने एरेज डिफाइन किए थे सर, AR1 और 2। तो अगर सर हम ये, क्योंकि हम लोग अभी ये कर्नल सिस्टम यूज करना है ना नोटबुक में, तो सर अगर हम दूसरे कर्नल में AR1 और 2 लिखेंगे तो वो बाय डिफॉल्ट ऊपर का वेरिएबल का वैल्यू ले लेगा, लेकिन अगर हम लोग दूसरे कर्नल में सेम वेरिएबल के नाम पे दूसरा वैल्यू डिफाइन करें तो दूसरा लेगा क्या? एक फाइल के अंदर तो एक ही कर्नल होता है, मतलब बॉक्सेस कर्नल नहीं सर, फिर क्या कहेंगे उसको, क्या तो ये मल्टीपल कोड्स हम लिख रहे हैं ना, कोड सेल्स है। कोड सेल्स, हाँ सेल में फिर। हम्म, तो मतलब सेल में अगर हम सेम नेम से मतलब दूसरा वेरिएबल भी डिफाइन कर सकते हैं अगर वो पहले भी दूसरे किसी सेल में आया हो। कर सकते हैं, वो तो हर जगह होता है, वो तो आप नहीं, ये जुपिटर नहीं भी यूज करते तो भी कर सकते हैं। मतलब एक आप कोई तो भी वो एक ही कोड हो जाता है ना सर, पूरा एक ही, तब तो उसमें नहीं, एक जैसे मैंने आपने कोड सेल लिया, इसमें आई लिखा इक्वल टू 10, आप दूसरे कोड सेल को यूज कर रहे हैं आई इक्वल टू 20, तो अब जब कहीं पे भी आई यूज होगा तो आई की वैल्यू तो 20 दिखाएगा ना, वो 10 थोड़ी दिखाएगा। 20 दिखाएगा। जैसे वेरिएबल अपडेट होते हैं वो है, आप इसको अलग अलग फाइल मत समझो, एक ये सेम ही फाइल है, बस आपको कोड सेल दिए गए हैं ताकि आप पार्ट वाइज अपने कोड्स को रन करा सको।
ठीक है सर, वेरिएबल ठीक। का कॉन्सेप्ट सेम वैसे ही काम करता है जैसे पहले करता था। ठीक है। ओके सर। हाँ, तो यहाँ पे भी वेरिएबल है तो वेरिएबल अपडेट हो गया, इसकी वैल्यू अपडेट हुई तो आगे कहीं भी यूज़ होगा तो अपडेटेड वैल्यू यूज़ ठीक होगी। सर, उसको ठीक। कोड सेल से कोई मतलब नहीं है उस चीज़ को। ठीक है। ओके सर। चल तो ये मीन और मीडियन क्या होता है? आते हैं। एसटीडी क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन। डेविएशन। और यूनिक के बाद ये आर्गुमेंट मैक्सिमम, ये फुल फॉर्म पूछा था इसमें। आते हैं, अभी बताऊंगा क्या करता है। हर चीज़ का फुल फॉर्म नहीं होता है। ठीक है, वो फंक्शन का नाम बनाया गया वैसे। चलिए, एग्रीगेशन है मतलब आपको एक एरे चाहिए, एक सिंगल एरे चाहिए, दो एरे की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि हमें प्लस माइनस एरेस के बीच में नहीं करना है। सेम एरे के सारे एलिमेंट के ऊपर ये ऑपरेशन चलाना है। ठीक है, इसलिए एग्रीगेशन फंक्शन है। ठीक है, तो हमने मान लो कोई एक एरे लिया, एन पी डॉट एरे, आप 1D 2D 3D कोई भी एरे लो, इसके अंदर कुछ एलिमेंट डाल दिए मैंने। थ्री 2 1 5 4 3 7 4 8, ये ऐसा कुछ एरे है अपने पास। 3 by 3 का एरे, एरे 1 डॉट, मुझे इन सारे एलिमेंट का सम चाहिए तो मैंने एरे का नाम लिखा, डॉट सम का ऑपरेशन, एग्रीगेशन ऑपरेशन चला दिया, इसने मुझे इसका टोटल सम निकाल के दे दिया। हो गया एरे 1 डॉट प्रोडक्ट। बाकी सारे ऐसे ही आप रन करके देख सकते हैं, जैसे सारे एलिमेंट के आपको प्रोडक्ट चाहिए तो आप, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, सारे एलिमेंट को ये मल्टीप्लाई करके आपको दिखा देगा। एरे 1 डॉट मैक्स, अगर आपको मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो मैक्स ले सकते हैं। एरे 1 डॉट मिन, ये आपको मिनिमम वैल्यू निकाल के दे देगा। एरे 1 डॉट मीन आपको एवरेज वैल्यू निकाल के दे देगा, दिस इज द एवरेज वैल्यू। ठीक है, लेकिन ये जितने भी ऑपरेशन आप कर रहे हैं इसको दो तरीके से किया जाता है। एक तो कि आप सम अगर आपको चाहिए लेट से, एक तो आप सम कर सकते हैं सारे एलिमेंट का, और दूसरा आप सम कर सकते हैं एक्सिस वाइज, जैसे मुझे रो का सम चाहिए या कॉलम के सम चाहिए। रो में जितने एलिमेंट है उनका सम चाहिए, जैसे इस रो में, इस पूरे डेटा में 3 रो है। ठीक है, तो तीनों रो के सम चाहिए। ये पहला रो ये हो गया, इसका सम हो गया 6, इसका सम हो गया 5 4 9 9 3 12, इसका सम हो गया 8 7 15 4 19। ठीक है, तो आपको ये रो वाइज सम चाहिए या फिर कॉलम वाइज सम चाहिए। ठीक है, या तो आपको ऐसे चाहिए होगा 15 10 और 12, दो तरीके से आप सम, और एक पूरा का सम चाहिए। तो अगर आपको पूरा सम चाहिए तो आप सिंपली सम लिखेंगे, अगर आपको एक्सेस वाइज सम चाहिए तो आप यहाँ पे एक्सेस डिफाइन करेंगे। कौन सी एक्सेस? अगर एक्सेस 0 लिखा तो ये आपको सम दे रहा है कॉलम वाइज। ठीक है, 15 10 और 12, और 1 दिया तो इसने रो वाइज सम दे दिया। ठीक है, तो आप एक्सेस के बेसिस पे भी ये सारे ऑपरेशन इजीली कर सकते हैं।
सेम प्रोडक्ट पे भी, मैक्स पे, मिन पे, मीन पे, जिस पे भी आपको अप्लाई करनी है आप एक्सेस डिफाइन कर सकते हो। ओके, प्रोडक्ट हो गया, मीन हो गया। मीन का मतलब हो गया एवरेज। अब इसको भी आप एक्सेस के बेसिस पे निकाल सकते हैं। एक्सेस इक्वल टू 0, तो आपको 3 मिल गए। हाँ, मतलब यहाँ पे आपको मिल गया 753 का मीन। तो टोटल वैल्यू हो गई, सम हो गया 15 और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट है 3, तो 15/3 कितना हो गया 5। एवरेज ऐसे ही निकलता है। ठीक है, 4 + 2 + 4 हो गया 12, नहीं 10। 10 डिवाइडेड बाय 3, तो 10 डिवाइडेड बाय 3 हो गया 3.33 समथिंग। ठीक है, समझ आया? चलिए, तो इस तरीके से बेसिकली आप एक्सेस वाइज भी सारे ऑपरेशन परफॉर्म करा सकते हो। एरे 1, अच्छा मीडियन अगर आपको निकालना है, जैसे एक मीन होता है एक मीडियन होता है। मीडियन निकालने के लिए आप यूज़ करते हैं np.median। एरे 1 पे मीडियन नहीं चलता। आपको मीडियन निकालने के लिए np.median यूज़ करना होता है और यहाँ पे आपने अपना एरे का नाम पास करना होता है, तो ये मीडियन होता है। तो इस पूरे डेटा का मीडियन किसको बोलते हैं? मीडियन किसको बोलते हैं? तो मीन हो गया, सबको ऐड कर दिया तो मिडिल वाला। इसमें मिडिल कौन सा है, कैसे पता? बीच में इसीलिए हैं? ऐसे देखेंगे तो बीच में आएगा। मान लो ये बीच में नहीं आया, यहाँ पे नीचे भी एक रो डाल दिया मैंने, तो वो बीच में तो रहा नहीं कुछ भी। जितना डेटा है पहले इसको किया जाता है 1D में, पहले इसको 1D में डाला जाता है। 1D बनने के बाद आपका डेटा हो जाएगा 321 543 748, ये 1D बन जाएगा पहले। 1D बनने के बाद जितने एलिमेंट है, टोटल कितने एलिमेंट है 9। अब पहले डेटा को शॉर्ट किया जाएगा, शॉर्ट हो गया डेटा, तो जो डेटा शॉर्ट हुआ है उस शॉर्टेड डेटा में से मिडिल की पोजीशन देखी जाएगी आफ्टर शॉर्टिंग। जब तक शॉर्ट नहीं होता तब तक मीडियन नहीं निकल सकता, शॉर्टेड होना ज़रूरी है। जब शॉर्ट होगा तो शॉर्ट होने के बाद चेक किया जाएगा कि मिडिल पोजीशन में कौन सा डेटा है। तो 9 डेटा है तो 5th पोजीशन पे जो डेटा होगा वो मीडियन होगा, है ना। 1 2 3 4 5 बीच में है, 6 7 8 9। 5 से इधर भी 4 डेटा, 5 से इधर भी 4 डेटा, तो बीच का हो गया 5th पोजीशन, है ना। तो 5th पोजीशन पे जो डेटा होगा वो मीडियन है। हाँ, तो दो जो बीच वाले डेटा होंगे उनका एवरेज लिया जाता है। अगर आपके पास टोटल 10 डेटा है तो 10 में से 5th और 6th पोजीशन वाला जो डेटा होगा उन दोनों का एवरेज निकाला जाएगा, इसको बोलते हैं मीडियन। ठीक है, उन दोनों का एवरेज में दोनों को जोड़ के डिवाइड बाय 2। ठीक है, चलिए जैसे 1 से लेके 10 तक का सीक्वेंस है, 1 2 3 4, मीडियन क्या होगा 5.5, राइट। 1 से लेके 10 तक के सीक्वेंस का मीडियन है 5.5, समझे। 5 नहीं है क्योंकि मिडिल पोजीशन थी नहीं, तो दो डेटा लिएगा 5th और 6th दोनों पोजीशन का, डिवाइड किया गया, उनको एवरेज निकाल करके आपको दे देगा। एवरेज मतलब जैसे हमारे पास डेटा है सीक्वेंस में सॉर्टेड फॉर्म में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो जो मिडल होगी वैल्यू मिडिल पोजीशन, हाँ 5 और 6 के बीच में पोजीशन देखा जाता है, राइट। एवरेज कैसे निकालेंगे, 5 और 6 को ऐड करेंगे डिवाइड बाय 2। ठीक है, समझ आया? ओके, ये है आपका मीडियन। मीडियन जो होता है वो एक क्वांटाइल का पार्ट होता है। क्वांटाइल समझते हो, क्वांटाइल क्या होता है?
क्वांटाइल पूछ रहा हूँ। नहीं सर। क्वांटाइल का मतलब होता है कि जब भी आपको कोई डेटा मिलती है, मतलब कोई डेटा सीक्वेंस में मिलती है, जैसे भी आपको मिल रही है, उस डेटा को आप पार्ट वाइज डिवाइड करते हैं, आप उसको पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अब उस पार्ट्स को डिवाइड करने पे वो जितने पार्ट में डिवाइड होता है उसके अकॉर्डिंग क्वांटाइल्स बनते हैं, इक्वली पार्ट होना चाहिए, राइट। जैसे आपने अपने डेटा कलेक्शन को 100 पार्ट में डिवाइड किया, तो 100 पार्ट में डिवाइड किया तो उसको बोलते हैं परसेंटाइल। कल एक कॉन्सेप्ट समझाया था परसेंटाइल का। परसेंटाइल का मतलब होता है व्हेन योर डेटा कलेक्शन इज डिवाइडेड इनटू 100 पार्ट्स, इट इज कॉल्ड परसेंटाइल। When your data is divided into 4 parts, it is called quartile. And when your data is divided into 10 parts, it is called decile. तो डेटा के कितने डिवीजन बनाने हैं इसके अकॉर्डिंग क्वांटाइल्स बनते हैं, ठीक है। जितने, अब जैसे आपका मीडियन है, मीडियन जो होता है वो मिडिल पार्ट होता है डेटा डिस्ट्रीब्यूशन का, बीच वाला पार्ट है। तो अगर डेटा को डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो बीच में जो आएगा वो मीडियन होगा, और मीडियन जो होता है वो 50th परसेंटाइल होता है। मीडियन क्या होता है? 50th परसेंटाइल, बीच वाला डेटा, ठीक है। बात समझ आई? 50th 58 नहीं, 50th 50वां परसेंटाइल है वो, क्योंकि मिडिल वैल्यू है। जब डेटा को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, रखा जाएगा एक सीक्वेंस में, तो सबसे लास्ट में आएगा 100 परसेंटाइल पे क्या आएगा? मैक्सिमम वैल्यू, है ना। 0th परसेंटाइल पे क्या आएगा? सबसे मिनिमम वैल्यू, ठीक है। तो मतलब आपका डेटा डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो मिनिमम टू मैक्सिमम शिफ्ट हो जाता है। अब 0 to 100 नहीं रहा। जैसे परसेंटेज होता है वो 0 to 100 काम करती है, परसेंटाइल मिनिमम टू मैक्सिमम काम करती है। तो जो आप, जैसे मैंने कल भी कॉन्सेप्ट समझाया था कि आपकी क्लास के अंदर मार्क्स जैसे आते हैं, तो जिसकी मार्क्स सबसे ज़्यादा होगी आपकी क्लास के अंदर वो 100 परसेंटाइल होगा, और जिसकी सबसे कम होगी वो 0 परसेंटाइल होगा। चाहे आप जैसे क्लास के अंदर मान लो 100 नंबर पे मार्किंग होती है, 100 नंबर पे अगर आपके 98 मार्क्स आ गए और आप सबसे टॉपर हो उस क्लास के, तो आपका 100 परसेंटाइल है। और किसी स्टूडेंट का मान लो 80 नंबर आए और सबसे पीछे है वो 0 परसेंटाइल पे, 80 नंबर लाने के बाद भी, ठीक है। क्योंकि मिन मैक्स की वैल्यू पे ये पूरा चीज़ शिफ्ट हो जाता है, मिनिमम, मैक्सिमम, और बीच में जो मिलेगा वो है मीडियन, वही क्वांटाइल होता है, ठीक है। 50th परसेंटाइल हो गया आपका मीडियन। समझ आई? चलिए, इसमें आप क्वांटाइल देख भी सकते हैं, मतलब अगर आपको देखना हो np डॉट क्वांटाइल भी आता है। सर जो ये 1 से 100 में है, मिनिमम इसका 0 हो गया, मैक्सिमम 100 हो गया, और इसका जो मीन हो गया ये 50 हो गया। किसका मीन? तो एवरेज होता है, एवरेज सम से निकलती है, और मीडियन पोजीशन से निकलता है। मीडियन पोजीशन बताता है कि आपका डेटा आपके डिस्ट्रीब्यूशन में कितने पोजीशन पे है। मीडियन हमेशा पोजीशन होती है, क्वांटाइल हमेशा पोजीशन होता है। क्वांटाइल का मतलब पोजीशन, क्वांटाइल का मतलब पोजीशन। वो डेटा के सम से नहीं निकलता, वो सीक्वेंस से निकलता, सीक्वेंस की पोजीशन से निकलता है ना। तो आपका किसी डेटा में 100 परसेंटाइल है, मतलब आप टॉपर हो, आप फर्स्ट पोजीशन पे हो, दैट इज व्हाट मीन्स, ठीक है। बात समझ आई? वैसे 1 से लेके 100 तक एवरेज का क्या रोल रहता है? सबको ऐड करके डिवाइड बाय क्या करेंगे? एन नहीं, टोटल नंबर ऑफ डेटा। हाँ, जैसे एक अगर 1 से 10 तक है तो सबको सम करोगे, डिवाइड बाय 10, पर उसका डिवाइडेड बाय 10। डिस्ट्रीब्यूट कर रहे इक्वली। नहीं, मीन आपको ये बताता है, एवरेज आपको ये बताता है कि आपकी डिस्ट्रीब्यूशन में कोई वेरिएंस है या नहीं, मतलब कोई चेंजेस है या नहीं। मतलब एक मिडिल पॉइंट आपको बता देगा, एक आपको बताएगा एवरेज कि इस पूरे डेटा का, जैसे आपने कोई डेटा लिया 1 से लेकर के 1 लिया, 2 लिया, 5 लिया, 6 लिया, 100 लिया,
1 2 3 4 5 सीधा 100 ले लिया, आपका मीन क्या होगा? ऐड करो 1 + 2 + 3 4 और 5 को ऐड करो, कितना हुआ? 109 हुआ। ठीक है, डिवाइड बाय कर दो 6, मीन कहाँ चला गया? 109 डिवाइडेड बाय 6, टोटल नंबर ऑफ डेटा 1 2 3 4 5 फिर 100। 50 के आसपास पहुंच गया, 50 के आसपास पहुंच गया ना, 50 से ऊपर ही चला गया। अब इसमें देखोगे तो डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ डेटा जो है वो बहुत छोटे हैं, दिख रहा है? 1 2 3 4 5 अमाउंट छोटा है और एक अमाउंट बहुत बड़ा है, और आपका मीन कहाँ शिफ्ट हो गया? 50 पे बहुत बहुत बड़ी वैल्यू पहुंच गई। मतलब आप मीन चेक करो, मीन बहुत बड़ी वैल्यू है उसके लिए। आपके डिस्ट्रीब्यूशन में सिर्फ एक वैल्यू की वजह से मीन चला गया बहुत दूर। तो मीन आपके डिस्ट्रीब्यूशन को दिखाता है कि आपके डिस्ट्रीब्यूशन में कितना वेरिएंस है, आपके डिस्ट्रीब्यूशन में कितना वेरिएंस है, ये चेक करने के लिए मीन देखा जाता है। अब पोजीशन देखोगे, मीडियन देखोगे तो मीडियन क्या मिलेगा? 1 2 3 4 5 100, मीडियन क्या है? 3 और 4 का सम डिवाइडेड बाय, मतलब मीडियन तो छोटा ही है ना। तो मीडियन तो पोजीशन बता रहा है कि आपका नंबर कौन सी पोजीशन पे है। इट डज नॉट शो द डिस्ट्रीब्यूशन, ये डिस्ट्रीब्यूशन शो नहीं करता, मीन डिस्ट्रीब्यूशन बताता है कि आपका डिस्ट्रीब्यूशन इवन है या ऑड टाइप का है। मतलब आपने सीक्वेंस जो लिया उस सीक्वेंस में कितने का डिफरेंसेस है, आपका डिफरेंस इक्वली है या फिर आपके डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत ज्यादा वेरिएंस आ गया है, ये चेक करने के लिए आप बताते हो मीन, है ना। तो मीन जो होता है वो हमेशा इसी डिस्ट्रीब्यूशन को दिखाने के लिए यूज किया जाता है। जैसे मान लो आप किसी ऑफिस में काम करते हैं, उस ऑफिस में 10 लोग काम करते हैं, ठीक है। अब 10 लोगों में से 9 लोगों की जो सैलरी है वो 10,000 रुपये, ठीक है, और आपकी सैलरी 5 लाख रुपए। अब 10 लोगों की सैलरी वो 90,000 दे रहा है, आपको 5 लाख रुपए दे रहा है भाई, तो 5,90,000 उसका टोटल कॉस्ट पड़ा। एवरेज कितना हुआ? एवरेज कितना हुआ? एवरेज हुआ 60,000 के आसपास, है ना, 60,000 के आसपास उसका एवरेज निकला। तो जब आप कंपनी से पूछा जाएगा कि आप एवरेज सैलरी कितनी देते हो और मिल कितने ये लोगों को, तो एक ही लोग को तो 5 लाख मिल रहा है, बाकी तो सबको 10,000 मिल रहा है। यही नाइंसाफी है, यही चेक करने के लिए मीन निकालते हैं और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं, क्योंकि आपको डिस्ट्रीब्यूशन का पता चल सके कि आपकी डिस्ट्रीब्यूशन में कोई वेरिएंस है या नहीं है। यही तो नाइंसाफी चेक करनी होती है, नहीं तो सीधा सीधा बोल देंगे कि इतने का एवरेज सैलरी है, तो कोई भी वो फ्लैट हो जाएगा। 60,000 रुपये पर मंथ देता है ये तो हर एम्प्लॉय को, जो उसकी एवरेज सैलरी है। एक्चुअली देखा जाए तो डिस्ट्रीब्यूशन में गड़बड़ है, समझ आया? तो डिस्ट्रीब्यूशन देखने के लिए मीन निकालते हैं, और इस डिस्ट्रीब्यूशन को और ज्यादा क्लियर करने के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं, ठीक है। आते हैं उस पर भी। हाँ, यहाँ पे क्या था, क्वांटाइल निकालना है हमें। क्वांटाइल बेसिकली पोजीशन होती है, जैसा भी बताया, है ना। 10 पोजीशंस के अकॉर्डिंग डिफाइन करना है तो डिसाइल होता है। अब क्वांटाइल हमें, क्वांटाइल का आपको नंबर बताना होता है। जैसे आपने एरे दे दिया और यहाँ पे क्यू की वैल्यू पास करी, क्यू होता है क्वांटाइल, है ना। जैसे क्वांटाइल 4 दिया, क्वांटाइल मस्ट बी इन द रेंज ऑफ 0 and 1। अच्छा, ठीक है, 0.5 कितना निकला? तो आपने जो एरे दिया था उसका मीडियन भी यही था 4, और क्वांटाइल निकाला मैंने 0.5, मतलब 50%, है ना। तो भी क्या मिला? क्योंकि मिडिल का डेटा था, राइट। अगर मुझे इसका 0.25 देखना हो कि 0.25 पोजीशन पे क्या डेटा है, 3, है ना। मतलब उसका जो क्वार्टर में जब आप उसको डिवाइड करेंगे
तो क्वार्टर में जो 25th परसेंटाइल पे जो डेटा होगा वो कौन सा है, ठीक है। 1 का मतलब हो गया 100 परसेंटाइल, मतलब जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू होगी, तो इस पूरे डेटा में मैक्सिमम वैल्यू क्या है 8। 0 का मतलब हो गया मिनिमम वैल्यू। ये सारी चीज़ें, ये पोजीशंस बता रहा है बेसिकली क्वांटाइल। समझ आया, ठीक, बेटर। हो गया, डन। चलिए नेक्स्ट आते हैं एनपी डॉट मीन हो गया, मीडियन हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन बेसिकली एक, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं या ऐसे भी, दोनों तरीके से इसमें निकाल सकते हो। एरे 1 डॉट std भी लिख दोगे तो भी स्टैंडर्ड डेविएशन दे देगा। स्टैंडर्ड डेविएशन बेसिकली एक एवरेज वैल्यू है किस चीज का, तो हर एक डेटा पॉइंट के आपके मीन से, जो पूरे डेटा का एक मीन होगा है ना, और जो आपका डेटा पॉइंट है उस डेटा पॉइंट का आपके मीन से डिफरेंस, हर एक डेटा पॉइंट आपके पूरे कलेक्शन के मीन से कितने डिफरेंस पे है और उसका एवरेज डिफरेंस क्या है, तो उसका एवरेज डिफरेंस है 2 फिलहाल के लिए, जो अभी आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लो। तो बेसिकली ये आपको ये बताता है कि आपका जो डेटा है वो आपके मीन से कितना दूर है, मीन से कितना दूर है। अब ये भी डिस्ट्रीब्यूशन ही बता रहा है, अगर आपका डेटा पॉइंट मीन से ज्यादा दूर होगा, आपका डेट, जैसे मैंने आपको सैलरी का अभी एग्जांपल दिया, तो अगर आपका डेटा पॉइंट मीन से ज़्यादा दूर हुआ, एवरेज वैल्यू उसकी ज़्यादा बड़ी निकली, तो मतलब आपके डेटा डिस्ट्रीब्यूशन में गड़बड़ है ना। और अगर आपका ये डिस्टेंस बहुत ही छोटा हुआ तो मतलब आपका डिस्ट्रीब्यूशन सही है। समझ आई? अगर आपके डेटा का आपकी मीन से डिफरेंस बहुत कम है तो मतलब डेटा डिस्ट्रीब्यूशन सही है। अगर डिफरेंस बहुत ज़्यादा है मीन से, जैसे मैंने आपको बताया कि 10,000 आपकी सैलरी है और एवरेज सैलरी वो कंपनी बता रहा है 60,000, मीन से कितने का डिफरेंस है 50,000, है ना। 50,000 डिफरेंस हो गया, और ये सिर्फ एक पॉइंट की बात है। 10 पॉइंट में देखें 50,000 प्लस 50,000 प्लस 50,000 प्लस 50,000, सबको सम करोगे, डिवाइड बाय करोगे 9, कितना डिफरेंस निकल गया, बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो ये डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उससे स्टैंडर्ड डेविएशन भी यही बता रहा होता है कि आपके डेटा का डिफरेंस कितना है आपकी मीन से। मीन तो बस डिस्ट्रीब्यूशन दिखा देता है, लेकिन ये एक्चुअली में डिफरेंस बताता है, स्टैंडर्ड डेविएशन। समझ आई? इसका फॉर्मूला अगर आप देखोगे, मैं दिखा देता हूँ स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला। ये समझते हो फॉर्मूला? ये किस चीज का सिंबल है? सिग्मा? कहाँ है सिग्मा? ये है सिग्मा। ये है सिग्मा। इसको ये सिंबल कौन सा है? ये समेशन का सिंबल है, सम करने का। ठीक है, एक्स आई मतलब एक्स का पॉइंट माइनस म्यू, इसको क्या बोलते हैं? ये किस लिए होता है? मीन। ये मीन का सिंबल है ना।
इसको म्यू बोलते हैं वैसे मैथ्स में, ये मीन के लिए होता है। तो आपके एक्स वैल्यू का आपके मीन के साथ में डिफरेंस, और डिफरेंस का स्क्वायरिंग करते हैं, ठीक है। फिर प्लस करते हैं नेक्स्ट डेटा पॉइंट के लिए, है ना, फिर प्लस करते हैं नेक्स्ट डेटा पॉइंट के लिए, फिर प्लस करते हैं नेक्स्ट डेटा पॉइंट के लिए। जब ये सारे डेटा पॉइंट्स ऐड हो जाते हैं और उनका डिफरेंस ऐड हो जाता है तो डिवाइड करते हैं टोटल नंबर ऑफ n के साथ में, तो डिवाइड करते हैं टोटल नंबर ऑफ n के साथ में, और लास्ट में क्या करते हैं, स्क्वायर रूट अप्लाई करते हैं। स्क्वायर रूट इसलिए अप्लाई करते हैं क्योंकि हमने स्क्वायरिंग करी थी, तो डिफरेंस का तो स्क्वायर आ रहा है ना, हमें तो चाहिए एक्चुअल डिफरेंस, तो हम इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बेसिकली यूज होता है आपके स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। अब दो तरह के स्टैंडर्ड डेविएशन होते हैं, एक पॉपुलेशन होता है, एक सैंपल होता है। पॉपुलेशन होता है अगर आपने आपके जितने डेटा हैं उन पूरे डेटा पे अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना हो तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अगर आपके किसी दिए हुए डेटा के कुछ डेटा के पॉइंट्स पे ही आपको लगाना हो तो आप यूज करेंगे सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन। डिफरेंस बस एक है, यहाँ पे n-1 हो जाता है, बाकी सब कुछ सेम है, ठीक है। ये भी म्यू ही है, यहाँ जो x लिखा है ये भी म्यू ही है, मतलब सैंपल का मीन हो गया एक तरह से, पूरे पॉपुलेशन का मीन नहीं होता, सैंपल का मीन होता है, राइट। पॉपुलेशन सैंपल पता है आप लोगों को ना, पॉपुलेशन और सैंपल नहीं पता है। पॉपुलेशन का मतलब एक पूरा डेटा, सैंपल का मतलब है उसी का सबसेट, उसका कुछ पार्ट, सेट का सबसेट होता है ना, तो सेट को पॉपुलेशन बोलते हैं, सबसेट उसी का सैंपल हो जाता है, ठीक है। बात समझ आई? ठीक है। अच्छा, एक होता है वेरिएंस, एरे 1 डॉट वेरिएंस। वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन एक ही फॉर्मूला है, बस जब तक आपकी स्क्वायर रूट नहीं लगती तब तक वो वेरिएंस कहलाता है, और जब स्क्वायर रूट लग जाता है तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन कहलाता है। मतलब ये अंदर का जो आपका ये फॉर्मूला था, अंदर वाला फॉर्मूला सिर्फ स्क्वायर रूट के अंदर वाला फॉर्मूला जो है वो वेरिएंस का है, और जब स्क्वायर रूट लग गया तो क्या बन गया, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो वेरिएंस को ही स्क्वायर रूट करने पे स्टैंडर्ड डेविएशन मिलता है। जब आपने वेरिएंस का स्क्वायर रूट कर दिया, आपने वेरिएशन निकाल लिया एक तरह से, लेकिन वेरिएशन जो होता है वो एक स्क्वेयरिंग कंपोनेंट होता है, स्क्वायर करते हैं आप इसका, है ना, और उसी वेरिएशन का जब आपने स्क्वायर रूट निकाला तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन बन गया, ठीक है। तो इसमें आप देखोगे इसी का आप स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल के दे देगा, राइट। इसी का अगर मैं स्क्वायर रूट निकाल दूं वेरिएंस का, np.sqrt, स्क्वायर रूट के लिए यहाँ पे नंपाई में एक ऑपरेशन है sqrt, 2.13, एक ही बात है। इसको भी आप चेक करेंगे तो ये भी आपको सेम आउटपुट है। तो वेरिएंस का ही स्क्वायर रूट करने पे आपको मिल गया स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, क्लियर है। ठीक है, बाकी यूनिक np डॉट यूनिक डेटा पास करो और चेक करो यूनिक वैल्यू कौन कौन सी है। तो जितने भी रिपीटेड वैल्यू होंगे वो सब हट जाएंगे, है ना। कोई डेटा अगर रिपीट हुआ होगा, जैसे 1 2 3, एक डेटा रिपीट हुआ 3, 4 भी रिपीट हुआ है ना, 1 2 3 4 5 6 डेटा है ही नहीं, 7 और 8, तो 2 डेटा इसमें से निकले, सिर्फ यूनिक वैल्यू आपको मिल रही है। तो नंपाई के एरे में से अगर कोई यूनिक डेटा बस आपको चाहिए तो आप यूनिक का मेथड यूज कर सकते हैं, आपको यूनिक एरे बना के दे दिया। np डॉट arg max,
ARG Max क्या करता है कि आपके एरे के अंदर अगर मैक्सिमम वैल्यू है तो मैक्सिमम वैल्यू का पोजीशन नंबर क्या है, मतलब उसका इंडेक्स नंबर क्या है। ठीक है, अगर इस पूरे एरे को मैं फ्लैट करूं, पहले फ्लैट करना होगा, फ्लैट का मतलब 1D बनाना होगा, तो 3 2 1 5 4 3 7 8 7 4 8। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू आपकी हो गई 0 पे 1 पे, माइनस में देता ही नहीं आप, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, 8th पोजीशन पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। तो ये आपको आउटपुट दे रहा है 8 इंडेक्स नंबर है, 8 इज नॉट अ वैल्यू, 8th इंडेक्स नंबर है। और अगर ऐसे ही आपने np.arg min लिया तो ये आपको मिनिमम वैल्यू का इंडेक्स नंबर बताएगा। मिनिमम वैल्यू इसमें कौन से नंबर पे है, इंडेक्स नंबर क्या है उसका, मिनिमम वैल्यू इस पूरे डेटा में मिनिमम वैल्यू कौन सी है, 1 की इंडेक्स वैल्यू क्या है, 0 1 और 2। आउटपुट क्या मिलेगा, तो ARG Max ARG Min आपके मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू का इंडेक्स नंबर बता रहा है। नहीं नहीं नहीं, वो फ्लैट करता है पहले तो। अच्छा, एक्सिस 0, हाँ 0 का मतलब हो गया कॉलम वाइज और 1 का मतलब हो गया रो वाइज। कोई भी ऑपरेशन जब रो वाइज करनी हो तो एक्सिस इक्वल टू 1 करेंगे, और एक्सिस 0 का मतलब रो वाइज, सॉरी कॉलम वाइज। ठीक है, समझ आया। चलिए, तो ये हो गया आपके सारे ऑपरेशंस विच इज एग्रीगेशन फंक्शंस। ठीक है, एग्रीगेट फंक्शन आप अप्लाई कर सकते हैं इन पे। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग मॉडिफिकेशन फंक्शन, मॉडिफाई फंक्शंस, ऐसे फंक्शन जिससे आप अपने एरे को मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे फंक्शन जिससे आप एरे को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो अभी तो एरे पे कैलकुलेशन लगाया हमने, लेकिन एरे को अगर कुछ मॉडिफिकेशन करनी हो तो मॉडिफाई करने के लिए आप कई सारे ऑपरेशन परफॉर्म कराते हैं, जिसमें कि एक ऑपरेशन होता है आपका रीशेप। एरे के शेप को आप चेंज कर सकते हैं, एरे के शेप को आप ट्रांसपोज कर सकते हैं। ठीक है, आप एरे को कॉनकैट कर सकते हैं, मतलब ज्वाइन करा सकते हैं एरे के डेटा को। आप एरे को स्प्लिट कर सकते हैं, आप एरे पे डेटा ऐड कर सकते हैं, आप एरे पे डेटा इंसर्ट करा सकते हैं। ठीक है, ये सारे ऑपरेशंस आप एरे के मॉडिफिकेशन के लिए करते हैं। ठीक है, लिखो इसको, 2 मिनट में आ रहा हूँ। Rehab transpose concat rehab क्या बताया था? reshape करने के लिए।
ठीक है, तो मॉडिफाई फंक्शन में हमारे पास है रीशेप, ट्रांसपोज, कॉनकैट। हाँ क्या हो गया? अच्छा, ठीक है, अभी फंक्शन नहीं लगाया ना। ठीक है, चलिए अब एरे है तो एरे के पास कोई ना कोई शेप होगा। अगर हम कोई एरे यूज़ कर रहे हैं तो कोई ना कोई शेप होगा इसका। तो आप शेप देखते हैं इसका, तो इसका शेप निकला 3x3। ठीक है, मान लो मैं एक एरे बनाता हूँ, रैंडम एरे। चलो अभी तो ये 3x3 है, ज़्यादा कुछ इसमें कर नहीं सकते हैं। हम लोग एक एरे लेते हैं जो कि रैंडम एरे, np डॉट रैंडम डॉट रैंड int। ठीक है, और इसमें हमने इसको शेप दिया 6x4 का। ठीक है, और एरे को एरर क्यों दिया? रैंड, अच्छा वो लो वैल्यू हाई वैल्यू भी देते हैं ना इसमें। ठीक है, क्या दिक्कत है? अनएक्सपेक्टेड कहाँ शेप लिखा चलेगा? रैंड int में क्या होता है? साइज होता है। अच्छा ठीक है, ठीक है, ओके। तो ये हो गया 6x4 का आपका एरे है। अब इस एरे की शेपिंग चेंज करनी, तो शेपिंग चेंज करनी है तो रीशेप लिखेंगे। अब रीशेप में आप इस एरे को कितने शेप में चेंज करना चाहते हो। तो अभी आपके पास जो शेप है वो 6x4 का है, तो 6x4 का मतलब हो गया कितने एलिमेंट? 24 एलिमेंट। अब 24 एलिमेंट को आप कैसे डिवाइड कर सकते हैं दूसरे तरीके से? हाँ, 3 और 8 में डिवाइड कर सकते हैं, है ना। तो अगर आप इसको न्यू जो शेप है अब आपका, आपने यहाँ पे न्यू शेप डिफाइन किया 3/8, राइट। फैक्टर के बेसिस पे निकलता है, जितने एलिमेंट है उसी के बेस पे होता है। आप ऐसे रीशेप नहीं कर सकते। आप रीशेप करेंगे तो उसको रीशेप करने के लिए उसके फैक्टर्स चाहिए। फैक्टर्स में क्या है कि अगर 6 × 4 दिया आपने, है ना, मतलब 24 एलिमेंट है, तो 24 एलिमेंट को डिवाइड करने के लिए यू कैन सिलेक्ट अ शेप ऑफ 3/8 या 8/3 या 12/2 या 2/12। ठीक है, जिसमें कि उसको 24 एलिमेंट मिले। अगर 24 एलिमेंट नहीं मिलेगा तो वो शेप नहीं काम करेगी। ठीक है, इसी एरे को अगर आप रीशेप करते 2/3/4, 2/3/4 कितना हो गया? सेम हो गया, 24 हो गया। इसने 3D बना के दे दिया आपको। ठीक है, मतलब 2D को आप 3D में भी रीशेप कर सकते हैं, बस नंबर ऑफ एलिमेंट मैच करने चाहिए। आप जो भी यहाँ पे शेपिंग में वैल्यू दे रहे हो, दैट मल्टीप्लिकेशन मस्ट बी इक्वल टू। ठीक है, तो ये रीशेप हो जाएगा। समझ आया? क्या हुआ? ये पहला वाला क्या था सर? रैंडम डॉट ये तो एरे बनाया हमने, अच्छा एरे मॉडिफाई फंक्शन नहीं किया हमने। रीशेप किया ना, रीशेप स्टार्ट कर दिया, इसी एरे का शेप चेंज किया। नहीं, इससे ऊपर वो था एक मॉडिफाई फंक्शन। अच्छा वो ये हो गया। सर मेरा ना एक एरर आ रहा है, numpy डॉट रैंडम हैज नो एट्रीब्यूट रैंडेड। गलत लिखा होगा कुछ। चेक द नेम, तो सजेशन में आ जाता है। ठीक है, रीशेपिंग समझ आ गई। बट रीशेपिंग में जो भी आपको एरे मिलता है, अच्छा अभी अगर मैं ARR चेक करूं तो मुझे क्या मिलेगा? क्या रीशेप्ड वैल्यू मिलेगी या पहले वाला ही मिलेगा डेटा? जो एरे में पहले से था 6/4 शेप का डेटा वो मिलेगा,
या जो रीशेप हुआ है नया वाला रीशेप वो मिलेगा, पुराना वाला ही मिलेगा। क्योंकि रीशेप चेंज नहीं करता, आपकी एक्चुअल एरे में कोई चेंजेस नहीं करता। ठीक है, ये आपको रिटर्न करके देता है और उस रिटर्न किए हुए शेप को आप कहीं स्टोर करा के यूज कर लो, वो चलता है ना। एरे 1 में हमने स्टोर करा ली, लेकिन एरे के पास क्या डेटा है, समझ आया। लेकिन अगर आपको एक्चुअल एरे पे ही चेंजेस करने हो, जो आपका एक्चुअल एरे उसी में आपको रीशेप करनी है, मुझे पुराना शेप चाहिए ही नहीं, है ना। जो डेटा हमें दिया गया उसी का शेप चेंज करना, आगे भी वही नया वाला शेप ही यूज करना है। तो उसकी जगह पे आप यूज करेंगे एरे डॉट रीसाइज। ये रिटर्न नहीं करता, ये सीधा का सीधा एरे में ही चेंजेस कर देता है। आप यही साइज अगर आप इसको देंगे 2/3/4 आपने दिया एरे को, तो ये एरे में ही चेंजेस कर देगा। और एरे को अब आप प्रिंट कराओगे, अब एरे ही आपका चेंज दिखेगा। तो अगर आपके सेम एरे पे ही आपको चेंजेस करने हो तो आप रिसाइज यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपको पुराना शेप भी चाहिए और नया शेप भी चाहिए तो आप रीशेप करेंगे, ठीक है, समझ आया। रीशेप और रिसाइज। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि जब भी आप रीशेप करते हैं, मैंने दिया एरे, मान लो अभी जो एरे है अपने पास वो तो रीशेप हो चुका है, ठीक है। इसको अगर मुझे दोबारा से रीशेप करना हो और मैंने इसको दे दिया 6, या मैंने इसको दे दिया सिंपली सर लॉग तो वापस भी आ सकता है क्या वो सर? क्या? चला गया। क्या अरे लॉग डिलीट हो गया तो ये वापस बन सकता है क्या? कौन सा ब्लॉक जिस पे हम कोड कर रहे हैं। जिस पे आप कोड कर रहे हैं? नहीं, कंट्रोल Z करो, आ जाएगा। नहीं आ रहा तो वो गया भी पता नहीं कैसे, डिलीट भी नहीं चलो ठीक है, बाकी के ऑपरेशन नेक्स्ट डे करते हैं, जैसे ट्रांसपोज, कॉनकैट, स्प्लिट, अपेंड, इंसर्ट।